है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कुछ न्यू वीडियो लेकर आए हैं बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को गहराइयों से सुनिएगा और चीजों को समझने का बच्चे आप लोग प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर क्या करेंगे बच्चे, शेयर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में बच्चे आप लोग को मैंने बताया था कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ये तमाम चीजों को आप लोग को मैंने पिछली क्लास में बच्चे आप लोग को बता दिया था। चलिए एक बार और रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ध्यान से हमारी बातों को सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि दर्पण किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रचित किया हुआ होता है, दर्पण कहा जाता है। आप लोग को मैंने बताया था, या मैंने दूसरे शब्दों में भी परिभाषा बताया था बच्चे कि ऐसा पदार्थ जो लगभग 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जो लगभग 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, वैसे पदार्थ को बच्चे हम क्या कहते थे, दर्पण कहते थे। दर्पण को हमने 3 भागों में बांट दिया था। एक था समतल दर्पण, एक था गोलीय दर्पण और एक था परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते थे, तो कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते थे। दूसरा था गोलीय दर्पण, तो ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, वैसे दर्पण को हम बच्चे गोलीय दर्पण कहते थे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए इस प्रकार का अवतल दर्पण होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आप लोग को बच्चे, इसलिए आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें ओपन करके देखिएगा, उसमें आप लोग को बच्चे मिल जाएगा। अवतल दर्पण का डिफिनेशन था कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती थी, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते थे। अवतल दर्पण का दूसरा नाम बच्चे था अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण इसलिए नाम पड़ता था क्योंकि किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता था बच्चे, मिला देता था। दूसरा दर्पण जिसे हम कहते हैं बच्चे उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन होता है ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है या उठी हुई होती है, वैसे दर्पण को बच्चे हम उत्तल दर्पण कहते थे। उत्तल दर्पण का एक और नाम था बच्चे जिसे हम अपसारी दर्पण कहते थे। अपसारी दर्पण इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो किरण आता है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये फैला देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को बच्चे हम अपसारी दर्पण कहते थे। फिर था एक बच्चे जिसका नाम था परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण का मतलब होता था बच्चे कि ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता था, ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, वैसे दर्पण को बच्चे हम परवलयिक दर्पण कहते थे। ये तमाम चीजों को बच्चे हमने पिछले क्लास में बच्चे आप लोग को सिखा दिया था। फिर मैंने ये भी बताया था बच्चे कि चांदी जो होता है सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। देखिए ये जो लेप चढ़ा हुआ है, ये जो लेप अगर हम चांदी के लेप अगर चढ़ा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छा परावर्तक सतह बन जाता है बच्चे। चलिए अब हम लोग आज नया कुछ सीखने का प्रयास करते हैं बच्चे, जो कि हेडिंग जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, लिखा हुआ है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा के बारे में आज हम लोग सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को गहराइयों से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा बच्चे। सबसे पहले आप लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में मैंने पिछले क्लासों में बता दिया था। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे अवतल दर्पण, पहला जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरा जिसे हम बच्चे कहते हैं उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है बच्चे उत्तल दर्पण। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। देखिए कभी भी फिजिक्स में अगर आप लोगों का गोलीय दर्पण आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि इसमें दो दर्पण की बात कर रहा है, एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है और एक उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग को जैसा कि पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक होते हैं बच्चे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आप लोगों को मैंने सिखाया था कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है, वैसे दर्पण को हम बच्चे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब होता है बच्चे ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है या उठी हुई होती है, वैसे दर्पण को बच्चे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। मैंने पिछले क्लासों में बच्चे आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। जनरली हमारा हेडिंग क्या है बच्चे, हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे सीखने का प्रयास करना है। सबसे पहला परिभाषा मेरा है बच्चे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्यान से हमारी बातों को समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा।
तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया बच्चे वक्रता केंद्र। ध्यान देंगे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, फिजिक्स में कभी भी कोई चीज का अगर डिफिनेशन हो तो बच्चे डायग्राम को एकदम विशेष फोकस कीजिएगा। डायग्राम ही आपका सारा डिफिनेशन को उससे निकल जाता है। डायग्राम ही आपको पूरा मतलब डिफिनेशन को मतलब लिंक कर देता है। इसलिए पहले डायग्राम को समझने का आप लोग बच्चे प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, वक्रता केंद्र को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो अवतल दर्पण होता है, ये जो होता है बच्चे अवतल दर्पण होता है, और ये जो दर्पण होता है बच्चे ये उत्तल दर्पण होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो अब प्रश्न उठता ये है कि अवतल और जो उत्तल दर्पण है वो कैसे बन के आया होगा। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन ही था कि ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मतलब कहने का अर्थ है बच्चे कि ये जो अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण है ये गोला से बन के आया होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, देखिए हम इसको गोला बना दे रहे हैं। देखिए इधर से भी बच्चे हम क्या बना दे रहे हैं बच्चे, देखिए ये गोला बना दे रहे हैं। तो देखिए दो गोला हमारा बन गया बच्चे, और मान लीजिए कि गोला को हम बीच से ऐसे क्या कर दें, काट दें। यहाँ से भी बच्चे हम इसको क्या कर दें, काट दें। और इसको कटने के बाद अगर हम बाहर से रंग देते हैं तो बन जाता है अवतल दर्पण, और जब हम अंदर से रंग देते हैं बच्चे तो बन जाता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण बन जाता है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा बच्चे कि सबसे पहले अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण है ये गोला से बन के आया होगा, किसी खोखला गोला से बनकर आया होगा। तो स्वाभाविक बात है जब ये गोला से बनकर आया होगा तो ऐसी कंडीशन में गोला का केंद्र होता है, गोला का केंद्र होता है। तो देखिए गोला का हमने केंद्र भी बना दिया बच्चे। अब देखिए परिभाषा आपका एकदम बिल्कुल तैयार हो गया बच्चे। कहिएगा कि गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा बच्चे, गोलीय दर्पण कहने का मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए परिभाषा देखिए क्या कैसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र का। देखिएगा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, एकदम ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब अवतल और उत्तल। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट ही क्या है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए वक्रता केंद्र है तो किसका वक्रता केंद्र हमें पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ हमारा हेडिंग है क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। तो जो यहाँ पे आपको गोलीय दर्पण दिखाई दे रहा है तो परिभाषा में भी बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा बच्चे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। अब कहिएगा वक्रता केंद्र को हम सी से निरूपित क्यों करते हैं? तो देखिए वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसीलिए वक्रता केंद्र को, देखिए कर्वेचर का पहला अक्षर कौन सी है बच्चे, सी है। जो कर्वेचर है, कर्वेचर का स्टार्टिंग लेटर क्या है बच्चे, सी है। इसीलिए हम वक्रता केंद्र को बच्चे सी से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा बच्चे। देखिए एक बार और हम बोल रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को, देखिए ये गोला का जरूर कुछ ना कुछ केंद्र होगा, केंद्र होगा, केंद्र से ही गोला, गोला में तो केंद्र होता ही बच्चे, कोई भी गोला रहेगा तो उसमें तो केंद्र, बीच में तो बिंदु रहबे करेगा, जिसे हम केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और कर्वेचर का स्टार्टिंग लेटर सी है, इसीलिए वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है बच्चे। हम उम्मीद कर रहे होंगे बच्चे कि वक्रता केंद्र का आप लोग को डिफिनेशन आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा तो आप लोग को पता चलते रहेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे वक्रता केंद्र के बारे में तो हमने बता दिया, अब थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चे, देखिए ये है आपका अवतल दर्पण और ये बच्चे आपका क्या है बच्चे, उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा बच्चे,
ये है आपका अवतल दर्पण और ये है बच्चे क्या, उत्तल दर्पण। तो अब एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे, ये जो अवतल दर्पण और ये जो उत्तल दर्पण है, तो इस अवतल दर्पण में अगर हम बात करते हैं तो इसका जब गोला बनाइएगा तो देखिए इधर से ऐसे गोला बनेगा और इसका गोला देखिए ऐसे बनेगा, इसका गोला ऐसे बनेगा। तो आप कह सकते हैं बच्चे कि जब गोला उस तरह से ऐसे बनेगा तो इसका तो केंद्र इधर बनेगा और इसका केंद्र इधर बनेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताने का प्रयास करते हैं बच्चे कि आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, एक पॉइंट नजर आ रहा होगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो वक्रता केंद्र जो सी है, हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के क्या है बच्चे, पीछे है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे। देखिए ये जो दर्पण का, ये देखिए, ये कहने का मतलब परावर्तक सतह है, तो ये दर्पण के सामने हो गया और इसमें ये वाला परावर्तक सतह है तो ये दर्पण के क्या हो जाएगा, पीछे। तो देखिए आप लोग को ध्यान ये रखना है कि जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के बिल्कुल सामने होता है और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है बच्चे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और याद रख लेना है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है बच्चे। हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि आप लोग को वक्रता केंद्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और हम बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर का स्टार्टिंग लेटर सी है, इसीलिए वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आया होगा बच्चे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अब हम लेके चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, लिखा हुआ है ध्रुव। ध्रुव को बच्चे हम इंग्लिश में कहते हैं पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव। अब ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे बच्चे। आपको पता होना चाहिए इस दर्पण को हम कहते हैं बच्चे अवतल दर्पण और इस दर्पण को बच्चे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान देंगे, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा बच्चे। इसका नाम है अवतल दर्पण, इसका नाम है बच्चे उत्तल दर्पण। तो अब हमें ध्रुव को समझना है कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसे गोलीय दर्पण अर्थात ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मतलब जो एकदम बीच में होगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को इंग्लिश में हम पोल कहते हैं और पोल का स्टार्टिंग लेटर बच्चे पी है, इसीलिए हम ध्रुव को बच्चे पी से सूचित करते हैं। ध्रुव को सूचित करते हैं किससे बच्चे, पी से। फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीच में, ऐसा नहीं है बच्चे कि ऐसे आप अवतल दर्पण बना दीजिएगा और ऐसे अवतल दर्पण बना के अब यहाँ पर केंद्र बना दीजिएगा, ये थोड़ी ना मध्य बिंदु है। गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु थोड़ी ना है बच्चे। मध्य बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल एकदम बीच में। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ये थोड़ी ना मध्य बिंदु हुआ। मध्य बिंदु का मतलब एकदम बिल्कुल बीच में होना चाहिए बच्चे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में बच्चे पोल कहते हैं और पोल का स्टार्टिंग लेटर पी है, इसीलिए ध्रुव को बच्चे पी से सूचित किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में परिभाषा सुनिएगा बच्चे ध्यान से हमारी बातों को। देखिए ये जो गोलीय दर्पण अर्थात जो ये अवतल दर्पण है और ये जो बच्चे उत्तल दर्पण है, तो जो अवतल और उत्तल दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होगा, ज्यामिति कहने का मतलब ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक कहने का मतलब ये वाला ज्योमेट्रिक लाइन है और इसी ज्यामितीय केंद्र को, इसी ज्यामितीय केंद्र को, केंद्र मतलब एकदम बिल्कुल बीच में होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बच्चे क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो कहिएगा बच्चे कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। तो देखिए ध्रुव का हम डिफिनेशन बताएं, पहला डिफिनेशन बताएं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है।
तो यार मैंने दूसरे शब्द में डिफिनेशन बताया कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, ज्यामितीय केंद्र का मतलब बिल्कुल एकदम बीच में होना चाहिए। ज्यामिति का केंद्र, जो ज्यामिति है, ज्यामिति का जो केंद्र होता है, ये भी ज्यामिति है और ज्यामिति का जो केंद्र है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। बच्चे आप लोग को याद रखना है। हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि आप लोग को ध्रुव भी समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चे नेक्स्ट पढ़ने लेके चलते हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला क्रम देखिए क्या करता है बच्चे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस? क्या होता है बच्चे? हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे आप लोग प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए पुनः फिर हम डायग्राम को बनाएंगे बच्चे। देखिए फिजिक्स जितना भी होता है बिना डायग्राम के फिजिक्स अधूरा है बच्चे, इसलिए आप लोग को डायग्राम बिल्कुल समझ में आना चाहिए। डायग्राम पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा बच्चे। चलिए हम डायग्राम को पुनः बनाते हैं बच्चे। आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सुनना और समझने का प्रयास करना है बच्चे। देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोग को पता है बच्चे, इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और ध्यान दीजिए बच्चे, इस दर्पण को बच्चे भी कहते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। इसको बच्चे भी कहते हैं अवतल दर्पण और इसको बच्चे भी कहते हैं उत्तल दर्पण। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, अर्थात इसका जब वक्रता केंद्र बनाएंगे तो यहाँ पे वक्रता केंद्र C होगा और इसका वक्रता केंद्र देखिए यहाँ पे ऐसे C होगा। मैंने बताया है डिफिनेशन वक्रता केंद्र का कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो देखिए बच्चे, इसका वक्रता केंद्र देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, इसका भी वक्रता केंद्र देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र बच्चे दर्पण के पीछे होता है। आप लोग को बच्चे पता चलना चाहिए। तो अब देखिए इसमें अब हम एक पॉइंट और बनाते हैं, ध्रुव को हम बनाते हैं बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। तो इसको ध्रुव को बनाने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। इसलिए देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता चल रहा है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चे। देखिए वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है उसको जब हम मिला देते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब हम क्या करते हैं बच्चे, मिला देते हैं, तो यही मिलाने वाली रेखा को बच्चे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो याद रखना है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ pole and center of curvature is called principal axis. The line joining of pole and center of curvature is called principal axis। अर्थात इसको हिंदी में बोल सकते हैं बच्चे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो देखिए ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जो बच्चे है वो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, और ये जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष है। बच्चे हम उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप लोग को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगला है बच्चे, दर्पण का द्वारक अर्थात अपार्चर ऑफ मिरर। अपार्चर ऑफ मिरर क्या होता है बच्चे, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको समझने के लिए पुनः हम डायग्राम को बच्चे हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए बच्चे, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, इसको बच्चे हम कहते हैं अवतल दर्पण और इसको बच्चे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका नाम है अवतल दर्पण और इसका नाम है बच्चे उत्तल दर्पण। अब देखिए द्वारक का मतलब होता है एक प्रकार का दरवाजा। कितना दरवाजा है, कितना चौड़ा दरवाजा है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया बच्चे, द्वारक का मतलब दरवाजा, अर्थात दर्पण की चौड़ाई, दर्पण कितना चौड़ा है, दर्पण कितना चौड़ा है। देखिए दर्पण कितना चौड़ा है, दर्पण जितना चौड़ा रहेगा, दर्पण जितना चौड़ा रहेगा, दर्पण जितना चौड़ा रहेगा उसी चौड़ाई को बच्चे हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो आप कहिएगा कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है।
दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारा कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब दर्पण जितना चौड़ा रहेगा, दर्पण जितना चौड़ा रहेगा उसी चौड़ाई को बच्चे हम कहते हैं दर्पण का द्वारा। तो आप लोग को याद रखना है बच्चे कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारा कहलाता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चे, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारा कहलाता है। ये आप दूसरे शब्दों में ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। देखिए अब आप लोगों को एक शब्द में और हम सिखाने का प्रयास करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा मान लीजिए कि इसको हम यदि हम गोला बना दें और इसको भी बच्चे अगर मान लीजिए कि हम इसका गोला बना दें तो गोला का देखिए व्यास होगा, ये भी गोला का क्या होगा बच्चे, व्यास होगा। तो कहेंगे अच्छा एक आप बात को गौर कर रहे होंगे बच्चे कि जितना व्यास है उतना ही इसका चौड़ाई है। इसमें कि जितना व्यास है बच्चे, जितना व्यास है वही देखिए इसका चौड़ाई है। तो हम कह सकते हैं बच्चे कि गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास को, गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए द्वारक का हम दो डिफिनेशन बताए हैं। पहला डिफिनेशन, दर्पण की चौड़ाई दर्पण जितना चौड़ा रहेगा, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। अर्थात दर्पण जितना चौड़ा रहेगा, अर्थात दर्पण की चौड़ाई को बच्चे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो जिंदगी में हम कभी नहीं भूलिएगा, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारा कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बच्चे याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास, व्यास ही तो आपका बच्चे की चौड़ाई है, व्यास ही तो आपका बच्चे गोलीय दर्पण का चौड़ाई है। अर्थात दर्पण कितना चौड़ा है ये गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास है। गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास को ही हम गोलीय दर्पण का बच्चे द्वारा कहते हैं बच्चे। आप लोग को ध्यान रखना है, ध्यान से गहराई से हमारी बातों को सुनते रहिएगा बच्चे और समझते रहिएगा बच्चे। हम उम्मीद करते होंगे कि दर्पण का द्वारा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है बच्चे वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब देखिए हमारा पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। वक्रता त्रिज्या को समझने से पहले पुनः फिर हम डायग्राम को बनाएंगे बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। आपको जैसा कि यहाँ पता चलना चाहिए बच्चे, इसका नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है बच्चे, अवतल दर्पण। और इसका नाम है बच्चे उत्तल दर्पण। इसका नाम है अवतल दर्पण और इसका नाम है बच्चे उत्तल दर्पण। यदि अगर हम इसका गोला बनाते हैं तो ऐसे बनता है, और इसको जब हम गोला बनाते हैं तो बच्चे ऐसे बनता है। जो गोला का जो केंद्र होता है, जो गोला का जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को हम P से निरूपित करते हैं और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बच्चे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये आप लोगों को मैंने पिछले क्लासों में, पिछले वीडियो में, पिछला मतलब पॉइंट में मैंने समझाया था बच्चे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। देखिए जिन बच्चे को वक्रता केंद्र का डिफिनेशन अगर याद हो गया होगा उनको वक्रता त्रिज्या का भी डिफिनेशन बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, जिस समय हमने आपको वक्रता केंद्र समझाया था तो मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता था। वहाँ पे वक्रता केंद्र था तो उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते थे। लेकिन यहाँ पे है बच्चे वक्रता त्रिज्या। तो बस परिभाषा तैयार हो गया। सुनिए कैसे कहना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, अब कहिएगा कि इस गोला का त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गोला का बच्चे कौची है, त्रिज्या है। त्रिज्या अर्थात आर है, वक्रता त्रिज्या आर से सूचित करते हैं। देखिए उसी प्रकार गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
देखिए पिछला बार में हमने बताया था बच्चे, एक पॉइंट बताया था वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बताया था। तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन बताया था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता था। इसमें भी वही चीज था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेकिन हम लोगों को बच्चे पढ़ना है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में बच्चे आप लोगों को ध्यान क्या देना है, तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, तो बताइए त्रिज्या कहाँ से कहाँ होगा, तो आप ही बताइएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी वही तो होगा उसका त्रिज्या। तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट त्रिज्या आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट त्रिज्या आया उसी त्रिज्या को बच्चे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर से सुनिएगा बच्चे, फिर से हमारी बातों को सुनने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों सेम है। वक्रता केंद्र का डिफिनेशन होता था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते थे। लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, तो आप कहिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, देखिए त्रिज्या बन जाएगा बच्चे, ये जो त्रिज्या बन जाएगा इस गोले की त्रिज्या को बच्चे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। या एक शब्द में और भी डिफिनेशन आप बोल सकते हैं बच्चे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, इसमें देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए रेडियस का पहला स्टार्टिंग लेटर r है, इसीलिए वक्रता त्रिज्या को बच्चे r से सूचित किया जाता है। तो देखिए बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वक्रता त्रिज्या भी बच्चे आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चे। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को समझने और सीखने का बच्चे प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे कि लिखा हुआ है फोकस। फोकस किसे कहते हैं बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। फोकस को समझने से पहले पुनः फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए ये है बच्चे आपका अवतल दर्पण, और इधर से अगर हम बनाते हैं तो ये वाला बच्चे आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अब फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से हमारी बातों को पहले सुनिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, और वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। सेम प्रोसेस से चलिए बच्चे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है, और गोलीय दर्पण के जो ज्यामितीय केंद्र होता है या गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो अब यहाँ पे चीजों को समझने का बच्चे प्रयास क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इधर से देखिए प्रकाश के किरण लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम डायग्राम पर फोकस कीजिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम पर फोकस कीजिएगा बच्चे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम प्रकाश की किरण ऐसे ले जा रहे हैं, अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ही ले जा रहे हैं। देखिए इसका डिजाइन ही ऐसा होता है बच्चे, डिजाइन ही इसका ऐसा होता है कि यहाँ से देखिए कर्व है, तो ये प्रकाश की किरण को नीचे की ओर फेंक देगा, प्रकाश की किरण को नीचे की ओर फेंक देगा।
दूसरा है प्रकाश की किरण। देखिए बच्चे, हम ऐसे लेके जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रकाश की किरण लेके जा रहे हैं, तो जब इसका परावर्तन होगा तो डिजाइन इसका ऐसा है कि परावर्तन होने के बाद ऊपर की ओर किरण को फेंक देगा। दूसरा विकिरण अगर हम ऐसे ले जाएंगे तो परावर्तन के बाद देखिए नीचे की ओर फेंक देगा। और भी हम प्रकाश की किरण देखिए ऐसे ले जाएंगे तो परावर्तन के बाद बच्चे ऐसे की ओर फेंक देगा। आपको यहाँ पता चल रहा होगा बच्चे कि जितने भी किरण जा रहे हैं तो जाने के बाद एक बिंदु पर जाकर क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। एक बिंदु पर जाकर क्या हो जा रहे हैं बच्चे, मिल जा रहे हैं। अच्छा चलिए इसमें थोड़ा सा ये, बच्चे ध्यान से इसमें आइएगा बच्चे। इसमें जब हम ऐसे प्रकाश की किरण भेजेंगे बच्चे उत्तल दर्पण में, तो ऐसे कंडीशन में इसका डिजाइन ही ऐसा ही है कि किरण को ऊपर की ओर क्या करेगा बच्चे, फेंक देगा। अच्छा देखिए, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि प्रकाश की किरण हम ऐसे ले जाएंगे तो देखिए किरण को ऐसे फेंक देगा बच्चे। अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जब हम यहाँ से आंख लगा कर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रहा है, या यहाँ से भी आंख लगा के देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से क्या हो रहा है, आ रहा है। तो अब देखिए इसका परिभाषा देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा देखिए डायग्राम से हम कैसे बनाते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। परिभाषा को कैसे हम डायग्राम से बच्चे बनाते हैं, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कहिएगा कि गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। फिर से सुनिए बच्चे। गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए कभी भी फोकस पूछ रहा है तो दोनों का पूछ रहा है बच्चे, अवतल में भी पूछ रहा है और उत्तल में भी पूछ रहा है, अर्थात गोलीय दर्पण में बोलेंगे। कहेंगे गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है और यहाँ पे कहेंगे कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ से किरण आ नहीं रहा है बच्चे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जहाँ जाकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रहा है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का बच्चे फोकस करते हैं। अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो फोकस है, आप ही बताइए कि वास्तविक है कि काल्पनिक। तो आप कहिएगा कि एकदम वास्तविक फोकस है, अर्थात यहाँ जाके रियल में किरण जाके मिल रहा है, इसलिए इस फोकस को बच्चे हम वास्तविक फोकस नाम देते हैं। और इस डायग्राम में आप देखिए बच्चे, ये वाला रियल में जाके नहीं मिल रहा है, इमेजिनरी में मिल रहा है, काल्पनिक रूप से मिल रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं काल्पनिक फोकस। तो यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोगों को यहाँ समझ में आ गया कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है बच्चे वह काल्पनिक होता है। अवतल का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल का जो फोकस होता है बच्चे वह काल्पनिक होता है। फिर से एक बार हम डिफिनेशन बोल देते हैं फोकस का, ध्यान से हमारी बातों को सुन लीजिएगा बच्चे। कहता है कि गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल दोनों शामिल हो गया बच्चे। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। फोकस को
F से निरूपित किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चे कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है बच्चे वो काल्पनिक होता है। हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि फोकस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चे, आज हम लोगों का क्लास इतना ही चलेगा बच्चे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही आज हम लेके आए हैं पीपीटी बच्चे। हम उम्मीद करते होंगे कि ये तमाम चीज़ आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास, अपने बहन के पास, अपने रिश्तेदार के पास, सभी बच्चों के पास मेरा वीडियो एकदम शेयर कर दीजिएगा बच्चे, ताकि सभी बच्चे एकदम खुश रहें, सभी बच्चा एकदम नॉलेज को ग्रहण करते रहें बच्चे। धन्यवाद।